जब भी आगरा का नाम आता है, जहन में सबसे पहले ताजमहल ही आता है ना? लेकिन उसी के साए में ठीक बगल में एक और कहानी सांस ले रही है। ये कहानी है आगरा के विशाल किले की, जो सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि एक वक्त में पूरे मुगल साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था। तो चलिए, इसी सवाल के साथ थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या हो अगर प्यार की उस सबसे बड़ी निशानी के ठीक बगल में सत्ता और ताकत का सबसे बड़ा केंद्र मौजूद रहा हो? मतलब, एक तरफ मोहब्बत की दास्तान तो दूसरी तरफ सियासत का गढ़। ये ख्याल ही आगरा किले को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है, नहीं? तो इस किले की कहानी शुरू होती है सम्राट अकबर के एक बहुत बड़े सपने से। उन्होंने तय किया कि आगरा ही उनकी राजधानी बनेगी, और यहीं पर उन्होंने मुगल सल्तनत की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो सदियों तक हिलने वाली नहीं थी। सबसे पहले तो जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये किला पूरे 94 एकड़ में फैला है। 94 एकड़! मतलब इसे सिर्फ एक किला कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर था, जो बस ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बसा हुआ था। अब सोचिए, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या लगा होगा। हर रोज करीब करीब 4000 कारीगरों की एक पूरी फौज काम पर लगती थी। ये नंबर ही अपने आप में उस दौर की इंजीनियरिंग और मुगल बादशाहों की सोच का जीता जागता सबूत है। और कमाल की बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ 8 सालों में बनकर तैयार हो गया। 1565 से 1573 के बीच इतनी तेज रफ्तार, ये दिखाता है कि मुगल साम्राज्य के पास उस वक्त कितना जबरदस्त इरादा और कितने संसाधन थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये कोई मामूली फौजी किला नहीं था। नहीं, ये एक आत्मनिर्भर शाही शहर था। वो धड़कता हुआ दिल, वो नर्व सेंटर जहां से पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और यहाँ की इंजीनियरिंग भी कमाल की है। देखिए, मुगल कारीगरों ने कितनी चतुराई से ताकत और खूबसूरती को एक साथ मिला दिया। दीवारों का जो अंदरूनी हिस्सा है उसे मजबूती के लिए बनाया गया ईंटों से, और बाहरी हिस्से को उसे सजाया गया शानदार लाल बलुआ पत्थर से। मतलब मजबूती भी और खूबसूरती भी। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। इस किले को भेदना क्यों नामुमकिन सा था, इसका अंदाजा तो इसके मेन गेट से ही लग जाता है। ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था। अगर कोई हमलावर आता तो उसे पहले एक लकड़ी का ड्रॉ ब्रिज पार करना पड़ता, फिर अचानक एक 90 डिग्री का तीखा मोड़ आता, और इसी मोड़ पर दुश्मन फंस जाता था और ऊपर से सैनिक आसानी से हमला कर सकते थे। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से इस किले की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम अकबर के बनाए हुए लाल पत्थर वाले ताकत और सैन्य शक्ति से भरे किले से निकलकर एक दूसरी ही दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये दुनिया है शाहजहां की, कलात्मक, खूबसूरत और नाजुक सफ़ेद संगमरमर की दुनिया। तो अब कहानी में एंट्री होती है शाहजहां की। शाहजहां, जो अपनी बेमिसाल कला और खूबसूरती की समझ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस लाल किले को अपने अंदाज में अपनी पसंद के हिसाब से बदलना शुरू किया। और उनकी पसंद क्या थी? लाल पत्थर नहीं, बल्कि नाजुक दूधिया सफेद संगमरमर। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है खास महल। सच में ये मुगल आर्किटेक्चर का एक नगीना है। ये बादशाह का पर्सनल पैलेस था। जरा सोचिए, दीवारों पर फूलों की बारीक नक्काशी, छतों पर खूबसूरत पेंटिंग्स। आज भी देखें तो आंखें बस देखती रह जाती हैं। ये वो जगह थी जहां सियासत से ज्यादा कला की कद्र थी। और फिर आता है शीश महल। नाम से ही जाहिर है, शीशों का महल। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारें और छतें सीरिया से मंगवाए गए हजारों छोटे छोटे आईनों से जड़ी हुई हों। सच कहूं तो यहाँ की कारीगरी किसी जादू से कम नहीं लगती। और इस महल का जादू कैसा था? कहा जाता है कि अगर एक अंधेरे कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जला दी जाए तो उसकी एक लौ उन हजारों शीशों में हजारों बार झलकती थी, और पूरा कमरा ऐसा लगता था मानो तारों से भरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। क्या नजारा होता होगा वो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ बहुत दुखद है। विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने इस किले को इतनी मोहब्बत और खूबसूरती से सजाया, आखिर में यही आलीशान महल उसी के लिए एक जेल बन गया। ये वो दौर था 1658 से 1666 तक का, जब शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता से हटा दिया। और अगले 8 साल, पूरे 8 साल, वो बादशाह उसी किले में कैदी बनकर रहा जिसकी दीवारों को उसने खुद संगमरमर से तराशा था। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हैं?
उन्हें कैद किया गया था मुसम्मन बुर्ज में, एक ऐसी जगह से जहां से दिन रात बस एक ही चीज नजर आती थी, ताजमहल। अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल का मकबरा। अपनी जिंदगी के आखिरी साल बस उसे ही देखते हुए गुजार दिए। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो दौर जब ये किला धीरे धीरे सत्ता के एक धड़कते हुए केंद्र से इतिहास का एक खामोश स्मारक बन गया। समय का पहिया घूमता रहा। 1638 में राजधानी दिल्ली चली गई, फिर 1785 में मराठों ने इस पर कब्जा किया और 1803 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आ गया। हर नए हुक्मरान के साथ इसका सियासी रुतबा कम होता गया और आखिरकार 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, वो सम्मान जिसका ये किला हमेशा से हकदार था। लेकिन आज भी ये शानदार स्मारक कई मुश्किलों से जूझ रहा है। एक तरफ हवा में बढ़ता प्रदूषण है जो इसके पत्थरों को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ हर साल आने वाले लाखों टूरिस्ट का दबाव। और तो और आज भी किले के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल सेना करती है, जिससे इसके रखरखाव और संरक्षण का काम और भी मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। आगरा का किला सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत नहीं है, यह एक ही जगह पर एक किला भी है, एक आलीशान महल भी और एक दर्दनाक जेल भी। ये तीनों कहानियां एक साथ जीता है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में हम इसकी इस मिलीजुली, इस अनोखी पहचान को कैसे संभाल कर रखेंगे।